The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आप अभी तक आप जितनी भी प्रिपरेशन के आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पा रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे पेस से चल रही है और अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो सब आपको समझ में आ रहे हैं। आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग वेल विद योर प्रिपरेशन थिंग। नाउ टुडे आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू यू दैट आज के जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज इन्फ्लेशन। And one thing I want to tell you very clearly while starting with inflation बेटा कि आप एक बात को समझिए, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक है। डायनेमिक टॉपिक इसीलिए है क्योंकि कभी भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब मैं इस क्लास को ले रही हूँ तो टमाटर की वजह से फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि टमाटर का प्राइस किस किस सिटीज़ में 120 पर केजी है और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे 250 पर केजी है। तो आप देख रहे हैं कि जो अचानक से टमाटर का प्राइस बढ़ा, अरहर की दाल का प्राइस बढ़ा जिसको तूर दाल भी बोलते हैं, अरहर दाल का प्राइस बढ़ा और जितने भी प्राइस इंक्रीज हुए सडनली, इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल इकोनॉमी में हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया। अग्री विद दिस थिंग। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत ज्यादा डायनामिक चीजें होती हैं। लेट्स से ग्लोबल में कुछ हो गया, कोई वॉर हो गया या सैंक्शन लग गए जैसे कि हमने पिछले साल देखा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ, उसका पूरा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखने के लिए मिला। तो ये जो टॉपिक है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर में इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक, सबसे पहले इस टॉपिक की हम स्ट्रक्चरिंग को समझते हैं कि इस टॉपिक में पर्टिकुलरली हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन पढ़ने के साथ में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन की एक्सपर्ट्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, उन डेफिनेशंस को हम समझेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक्सपर्ट्स ओपिनियन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन पढ़ेंगे जिसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस होंगे, डेफिनेशंस को पढ़ेंगे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन वाले, एंड देन हम इसमें समझेंगे कि कॉजेज क्या हैं इन्फ्लेशन के। हम सबसे पहले समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक के क्या क्या कॉजेज हैं, कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कहीं भी इन्फ्लेशन आ रहा है तो ये रीज़न है। फिर हम समझेंगे इंडिया स्पेसिफिक क्या कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के। इंडिया स्पेसिफिक कॉजेज के बाद में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बाद में बेटा हम समझेंगे दो मेन चीजें हमको समझनी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद में जो हमको समझना है दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। राइट बेटा, हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन ये हमको समझना है। हमको कॉजेस समझने हैं, कॉजेस हमने समझ लिए, हमको कॉन्सिक्वेंसेस समझने हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, एंड देन हमको रेमेडीज समझनी है। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में हमको यही चीज पढ़नी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग आप नहीं पढ़ाओगे? तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसीज में पढ़ाऊंगी। ठीक, यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई के अंदर जब हम मॉनेटरी पॉलिसीज को पढ़ेंगे, यानी कि जब हम आरबीआई के फंक्शंस को पढ़ेंगे, वहां पे मैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग को पढ़ाऊंगी। वहां पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग पढ़ाने से ज्यादा बेटर आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझिए अगर मैं सीधा इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपको पढ़ा दूंगी तो आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जब हम फाइनेंशियल सेक्टर, जब हम मनी सेक्टर, जब हम बैंकिंग सेक्टर को पढ़ेंगे, मनी मार्केट को पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केटिंग को पढ़ेंगे, तो हम उस टाइम बैंकिंग और इसी जोन में होंगे, तो वहां पे आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमको जो समझना है दैट इज इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर मैं किसी भी एक आम नागरिक को जाकर पूछूं कि इन्फ्लेशन क्या है, तो एक आम नागरिक बोलेगा कि मैम इन्फ्लेशन महंगाई। और जैसे कि मैंने बहुत रिसेंट एग्जांपल दिया वो आपको समझना है। देखिए, मेरी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एंड आई एम वेरी अशेम्ड टू से दैट कि हिंदी में प्रॉब्लम है, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, बट हिंदी में मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। तो अगर मैं एक आम नागरिक के पास जाऊं इस वीक में और मैं उससे पूछूं
कि भाई महंगाई क्या है, तो वो क्या बोलेगा मुझको? वो बोलेगा मैडम महंगाई आपको नहीं पता क्या है, पिछले से पिछले हफ्ते मेरे को 40 रुपीज पर केजी टमाटर पड़ रहे थे, और इस हफ्ते से या इस महीने से मेरे को 150 पर केजी ऑन एन एवरेज टमाटर पड़ रहे हैं। इतनी महंगाई है, मैंने तो टमाटर खाना छोड़ दिया है। उसने मुझको बोला कि मैडम इकोनॉमी में इतनी महंगाई हो गई है कि मैंने तो टमाटर खाना छोड़ दिया है, मैं तो किसी सब्जी में किसी दाल में टमाटर ही नहीं डालता। तो उसको क्या पता है? उसको ये पता है कि जब हमारा प्राइस लेवल किसी भी चीज को बढ़ जाता है, प्राइस लेवल किसी भी चीज का बढ़ता है, उसको हम महंगाई बोलते हैं, और महंगाई को हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आपके लिए केवल ये जानना कि महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, वो नहीं सफिशिएंट है। अगर आपको किसी इंसान को समझाना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या महंगाई क्या होती है, तो आप उसको सिंपली समझा सकते हैं कि ए जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड fall in purchasing power of money। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशंस के बाद एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस पर जाएंगे। ठीक है, क्या कहा इसमें कि जनरल इंक्रीज हो जाए प्राइसेस में, यानी कि इकोनॉमी में जो प्राइस है वो बढ़ जाए, कोई चीज कल 100 की मिल रही थी आज 200 की मिलने लगे, दैट इज इन्फ्लेशन। और जब जब हमारा प्राइस बढ़ेगा हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाएगी। कैसे? लेट्स से किसी भी कमोडिटी का प्राइस आज मैं 10 रुपए में 1 किलो टमाटर खरीद के ला पा रही हूं, लेकिन जैसे ही टमाटर के प्राइस बढ़े, लेट्स से टमाटर के प्राइस हमारे हो गए 20 रुपीज पर केजी, तो अब मैं 10 रुपए में कितने टमाटर खरीद सकती हूँ? हाफ केजी। तो क्या हो गया? रुपया तो 10 ही है ना, रुपया तो 10 ही है, लेकिन मेरी क्या हो गई? कमोडिटी कम हो गई। मैं पहले 10 रुपए में जितनी कमोडिटी खरीद सकती थी उतनी मैं अब नहीं खरीद सकती हूँ। इसी को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी का कम हो जाना। हर मनी की जितनी भी मनी होती है उसकी कुछ यूटिलिटी होती है। जब मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि जो कहते हैं ना महंगाई खा जाती है, किस चीज को खा जाती है? महंगाई पैसे को खा जाती है। अगर आप नॉर्मल किसी भी बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि कमा तो हम भी बहुत रहे हैं, मेरे पेरेंट्स 1992 में 2000 रुपए महीना कमा रहे थे, आज वो उससे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन क्या लाइफ स्टैंडर्ड में इतना इंप्रूवमेंट होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई उस चीज को खत्म कर देती है, महंगाई इंडेक्सेशन कर देती है। तो महंगाई हम जो बोलते हैं बड़े बुजुर्ग की महंगाई पैसे को खा जाती है, तो अगर हम उसको इकोनॉमिस्ट के टर्म में बोलें तो क्या होता है बेटा? मनी, आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी को क्या करती है? कम करती जाती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा उतनी उतनी परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होती चली जाएगी या उससे और ज्यादा कम होती चली जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो और कम हो जाती है। अब आपका ये सवाल होगा कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी कभी जीरो हो सकती है? ये आप सोचिए मुझे बताइए कि क्या परचेजिंग पावर ऑफ मनी जीरो हो सकती है? हो सकती है जब वो लीगल टेंडर ही ना रहे। जीरो कब हो सकती है परचेजिंग पावर? जब वो लीगल टेंडर ही ना रहे, यानी कि जब वो मनी ही ना रहे, गवर्नमेंट उसको डिमोनेटाइज कर दे, उसको हम बोलते हैं कि लीगल टेंडर नहीं रहा। तो उस टाइम के बाद जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो जाता है या गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। समझ में आया? ठीक। अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूं कि आपने पेपर 1 पढ़ लिया है या आपने मैक्रो और जो बेसिक्स हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आप सबने ये सब पढ़ लिया होगा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में बेटा 2 चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम कहां पे एग्जिस्ट करता है? जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाती है, और जहां पे डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाता है वहां पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है।
बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर आपने 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स ली है, अगर आपका बैकग्राउंड है, तो आपको इतनी छोटी सी चीज आपको पता होगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी मनी के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा? मनी के रेस्पेक्ट में एक है डिमांड ऑफ मनी सप्लाई, डिमांड कितनी है मनी की और सप्लाई कितनी है मनी की। कोई भी अगर इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी है तो उसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट बनेगा। इतना तो आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मॉनिटरिस्ट हैं, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, ठीक। मॉनिटरी इकोनॉमिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटरिस्ट। तो मॉनिटरिस्ट के जो व्यू हैं वो अब हम देखते हैं, डेफिनेशंस देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशंस देखेंगे वो हम देखेंगे पीटरसन की डेफिनेशन। पीटरसन, और पीटरसन ने अपने डेफिनेशन में क्या कहा या हमको क्या बताने की कोशिश की? द वर्ड इन्फ्लेशन इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस रेफर्स टू एनी इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल which is sustained and non-seasonal in character, ठीक है। The word inflation in its broadest sense, it refers to any increase in the general price level which is sustained and non-seasonal in character। समझ में आया? द वर्ड इन्फ्लेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस रेफर्स टू एन इंक्रीज, याद रखो बिल्कुल सेम चीज जो मैंने अभी आपको समझाई कि किसी भी जनरल प्राइस लेवल में इकोनॉमी में बढ़ेगा। अच्छा, जनरल प्राइस लेवल से क्या मतलब है? अगर हम किसी एक कमोडिटी की प्राइस की बात करते हैं तो वो होता है प्राइस लेवल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइस लेवल की बात करते हैं तो वो होता है जनरल प्राइस लेवल विच इज सस्टेन्ड, यानी कि जो एक टाइम तक रहेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जो कि सस्टेन्ड, विच इज सस्टेन्ड एंड नॉन सीजनल इन कैरेक्टर, ठीक। नॉन सीजनल से क्या मतलब है कि वो सीजन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में वो सारे चीजें महंगी हो जाती हैं जो कि विंटर में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि आप मान लीजिए ब्लैंकेट्स के बाद में हीटर के बाद में एनी कॉमोडिटी जो कि विंटर स्पेसिफिक कॉमोडिटी है, या वो सारी कॉमोडिटी जिनको हम केवल विंटर में यूज करते हैं। दूसरा समर, कूलर, एसी, फ्रिज, कूलर, एसी, फ्रिज, इन सब के भी क्या होता है? प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है समर में। तो अगर सीजन इंड्यूस्ड है तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। सीजन इंड्यूस्ड से क्या मतलब है कि इकोनॉमी में किसी भी चीज की ज्यादा डिमांड है तो लोगों ने ज्यादा डिमांड किया तो प्राइस तो अप होगा ही होगा। तो ये इन्फ्लेशन नहीं है। सीजनल नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ये दो चीजें होनी चाहिए। इसके बाद में क्या है? कोल बर्न है,
उन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी, बहुत सिंपल। टू मच मनी चेजिंग, चेजिंग मतलब किसी का पीछा करना, टू फ्यू गुड्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको पहले से बताई थी कि जो मनी की जो परचेजिंग पावर होती है, इन्फ्लेशन उसको खत्म कर देता है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। कोलबर्न ने बहुत क्लियरली बोला है कि जब बहुत सारा पैसा, यानी कि बहुत सारा पैसा खर्च करके, बहुत सारा पैसा केवल बहुत थोड़े से गुड्स को चेज कर पाए, यानी कि हम बहुत सारे पैसे को खर्च करके भी बहुत कम गुड्स को ले पाए, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि जो कोलबर्न की डेफिनेशन थी, उन्होंने सिर्फ किसको इंपॉर्टेंस दी है? परचेजिंग power of money. They have only emphasized on purchasing power of money, nothing else. I hope you are clear with this. इतने में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। Apart from that, let's just look into the others definition. एक जो definition दी है, banking and bade. देखिए, कई बार ना बच्चे मेरे को कहते हैं कि मैम आप इतना ज्यादा क्यों पढ़ाते हो, दो दो तीन तीन डेफिनेशंस क्यों दे रहे हो। मैं अभी तक आपको इन्फ्लेशन बहुत 2 लाइन में समझा दी थी कि इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द मनी, inflation is the general increase in the price level of the economy which leads to the reduction in the purchasing power of the money। बहुत सिंपल डेफिनेशन चल जाता, लेकिन 3 डेफिनेशन में 2 रीजन की वजह से दे रही हूँ। सबसे पहले, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं जनरल स्टडीज के लिए इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक स्पेशलाइज्ड तरीके के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ा रही हूँ। अब इस इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ी डेप्थ में चीजें पता हो, और डेफिनेशंस में 3-4 इसीलिए बता देती हूँ किसी भी टॉपिक की। कई बार क्या होता है ना, बच्चा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, मतलब मैंने एक डेफिनेशन बताई, बच्चे को थोड़ी डफ लगी, तो इन तीनों में से कोई एक डेफिनेशन तो आप रट के जा ही सकते हैं, बिल्कुल रट लीजिए उसको। मैं याद करने की नहीं कह रही हूँ, कुछ कुछ डेफिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ उनको रटिए, और अगर आपके पास टाइम है तो एक टॉपिक की एक नहीं, एक से ज्यादा डेफिनेशन रटिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि अगर हम एक ही रट के जाते हैं और वही भूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम मैंने देखा है बच्चों के साथ, तो कम से कम 2 डेफिनेशन हर टॉपिक की प्रिपेयर करके चाहिए। हाँ, जनरल स्टडीज में आपको इतने स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। पेंकिन एंड बड़े की डेफिनेशन मैं पहले एग्जैक्टली रीड करती हूँ, फिर हम उसको समझेंगे। इन्फ्लेशन इज एन अपवर्ड मूवमेंट इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, इट्स अपोजिशन इज डिफ्लेशन, ए डाउनवर्ड मूवमेंट इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस। द बाउंड्री बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज प्राइस स्टेबिलिटी। ये डेफिनेशन में क्यों लिखवा रही हूँ, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। पहले मैं इस डेफिनेशन को लिखती हूँ। बेंकिन एंड बड़े ने क्या कहा, इन्फ्लेशन is an upward, inflation is an upward movement in the average prices average level of prices, its opposition is deflation। इसका जो opposition है वो क्या है, deflation। ठीक है बेटा, a downward movement in average level of price। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। द बाउंड्री बिटवीन इन्फ्लेशन एंड deflation is price
ठीक है बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। इन्फ्लेशन एक अपवर्ड मूवमेंट है, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया अब तक, तो अपवर्ड मूवमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन द एवरेज लेवल इट्स ऑपोजिशन इज डिफ्लेशन, ए डाउनवर्ड मूवमेंट इन एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, द बाउंड्री बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज प्राइस स्टेबिलिटी। ये मैं किस लिए लिखवाई हूँ डेफिनेशन, उसका मैं आपको रीजन बता देती हूँ। अगर आपसे एग्जाम में इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछा जाए, डिफ्लेशन का क्वेश्चन पूछा जाए, प्राइस स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, राइट दिस डाउन। अगर आपसे इन्फ्लेशन का पूछा जाए, डिफ्लेशन वाला पार्ट हटा दीजिए, डिफ्लेशन का पूछा जाए, इन्फ्लेशन वाला पार्ट हटा दीजिए, और प्राइस स्टेबिलिटी का पूछा जाए तो आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी ही है। कई बार एग्जाम में प्राइस स्टेबिलिटी भी पूछी जाती है, और ये चीज मैं आपको इसीलिए भी बता रही हूँ, कल को अगर आप इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे और वहां से आपसे पूछ ले कि व्हाट इज प्राइस स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिस्ट, व्हाट विल यू आंसर। तो मेरा टारगेट सिर्फ मेंस रेडी कराना नहीं है। अगर आपसे बहुत क्विकली कोई भी पूछे, अगर आपको पता ही नहीं है कि प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस में कैसा दिखता है, इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज में कैसा दिखता है, हाउ विल यू आंसर दैट। तो उसी का सोल्यूशन है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पेस, एक ऐसी बाउंड्री जहां पे ना इन्फ्लेशन हो रहा है ना डिफ्लेशन हो रहा है, उसको प्राइस स्टेबिलिटी बोलते हैं। आई होप इतना आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज इन्फ्लेशन, मैंने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन बताए, क्वेश्चंस को कैसे काउंटर करना है वो बताया। अब आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।